खुश आमदीद, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। कल आपसे बात हुई थी। कल मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशंस दी कि ये जो 9 मई को हुआ ये क्यों 9/11 नहीं था और ये क्यों 6 जनवरी की तरह एक इंसरेक्शन थी। उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। और मैं अब इस इंसरेक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये क्या था। कल जो बातें की ये अब उनसे आगे की बात है और बड़ा ज़रूरी है कि इस इंसरेक्शन को एक्सप्लेन किया जाए और इसको इंसरेक्शन कहा जाए। आसिफ जरदारी साहब से लेकर फ़ौजी जो हैं वो, हुकूमत के मिनिस्टर्स, उसके अलावा सहाफ़ी जैसे सलीम साफ़ी साहब ने भी शायद ट्वीट में लिखा हुआ था या किसी प्रोग्राम में कहा था कि ये पाकिस्तान का 9/11 था। नहीं था जी, ये कोई गैर मुल्क किसी दूसरे मुल्क से हमला नहीं हुआ था। अब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसल वाडा साहब ने, जिसमें उन्होंने वो जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है मलिक रियाज वाला, उसके ऊपर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। इसके ऊपर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो रहा है और उन्होंने कहा इस सारे का जो मास्टरमाइंड थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे। जो ही मैंने ये सुना तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ये जिनके स्पोक्स पर्सन हैं, जिनके माउथ पीस हैं, वो ये ऐलान करवा रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने जा रही है। ये इशारा वो दे रहे हैं। तो कल काफ़ी इसके फ़ौरन बाद सब ने कहा कि जी इशारा आ गया है। अच्छा, उससे मेरा ये ज़्यादा क्लियर इशारा आया है। ये पहला इशारा नहीं है। बात यह है कि जो फैज़ साहब हैं उन्होंने भी ये हिंट्स कराई हैं कि वो कोई अकेले तो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जो जज थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि फैज़ साहब ने कहा था कि मुझे बाजवा साहब ने भेजा है और बाजवा साहब कह रहे हैं कि तुम ये इतना सा काम नहीं, एक जज को नहीं मैनेज कर सकते। इसी तरह फिर बाजवा साहब ने शाहिद मितला साहब को जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी ये बात को यानी इस बात की कॉन्फर्मेशन की कि फैज़ और वो इकट्ठे काम कर रहे थे। तो बात यह है कि अगर फैज़ हमीद साहब पे बात जाएगी तो बाजवा साहब पे भी जाएगी। फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों रिटायर्ड हैं, लेकिन वाडा साहब ने एक सर्विंग जनरल साहब के बारे में भी कहा। शायद यही इशारा था, क्योंकि उन्होंने कहा इसके बाद पता नहीं वहाँ से होते हुए मैं बहावलपुर और बहावलपुर से मैं अब कोयटा जाऊँगा। तो कोयटा से आप समझ गए होंगे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अब ये वो सारे लोग थे जिनका प्रोजेक्ट या जिन्होंने एक्टिवली प्रोजेक्ट इमरान खान पे काम किया था और अब ये इशारे दिए जा रहे हैं कि सिर्फ सिविलियंस का हिसाब नहीं होगा। यानी सिविलियन से मतलब है इमरान खान और जो उन्होंने किया है, हिसाब जो है वो फ़ौज में जो लोग थे और जो बाद तक शामिल रहे इमरान खान के साथ इस प्रोजेक्ट में कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है उसको किसी तरह से गिराया जाए और फिर चीफ़ की तैनाती अपनी मर्ज़ी से कराई जाए और जो साहब चीफ़ बनना चाह रहे थे और जो साहब एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे, ये सारा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि ये इस इशारे की वजह से हम समझें। एक इशारा पहले भी हुआ था, उससे पहले भी एक इशारा हुआ था, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसके बाद एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। अच्छा, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया था बड़ी क्लियरली कि बग़ैर किसी अप्रूव्ड पॉलिसी के, ठीक है, जो लोग तालिबान को वापस लाए, उनको उनसे असलहा वापस लिए बग़ैर उनको पाकिस्तान में सेटल किया, उसका मतलब ये हुआ कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी थी वो सारी ज़ाया कर दी गई। नाम किसी का नहीं लिया, सब लोग इमरान खान की तरफ ले गए। इमरान खान शामिल थे, लेकिन इमरान खान ये काम खुद तो नहीं कर रहे थे। वो टी इज़ फैंटास्टिक या क्या था वो जो काबुल में जो चाय का कप पी रहे थे, ये उनका प्रोजेक्ट था और वो भी जाहिर है एक जनरल साहब जो मातहत हैं आर्मी चीफ के, वो खुद नहीं कर सकते। तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के वक्त जब ये बात की गई तो ये बड़ा साफ इशारा था, लोग समझे थे या नहीं समझे थे, ये उस फौजी क़यादत की तरफ था इशारा जिन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर
پروجیکٹ طالبان کو پاکستان میں دوبارہ آن کیا، اور جس کے نتائج اور نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی پولیس چوکی پہ، کبھی آرمی والوں پہ، کبھی ISI پہ روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ ساری خبریں ہم تک یا آپ تک نہیں پہنچ رہی، لیکن حالات کافی زیادہ خراب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اشارہ شاید اس سے پہلے بھی آیا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، جو شاہد میتلا صاحب نے 3 کالم لکھے تھے باجوہ صاحب کی ملاقات پر مبنی، یا جو انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، جس کو باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ انٹرویو نہیں تھا، جو بھی تھا یہ باتیں تو ہوئی تھیں۔ اس میں باجوہ صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو نواز شریف کا اقامہ، جس کے اوپر ایکچولی نواز شریف نکالے گئے تھے، وہ اقامہ عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب جا کر UAE سے لے کر آئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اقامہ جا کے کوئی کاغذ کا ٹکڑا لانا ہوتا ہے، یا وہ ای میل بھی ہو سکتا ہے، یا جو بھی ہے، لیکن یہ بہت معنی خیز بات تھی۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ اگر میرا کورٹ مارشل ہوا یا میرے پہ آرٹیکل 6 لگا تو جنرل عاصم منیر صاحب آپ کو بھی ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ یہ اشارہ ان کو دیا تھا کہ اقامہ آپ اٹھا کے لائے تھے۔ اب اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتی۔ ایک جونیئر آفیسر، جب اقامے کا ٹائم تھا، 2017 تھا، وہ بریگیڈیئر تھے، کیا تھے، اگر وہ فلائی کر کے گئے بھی تھے اور ایک آرڈر کے تحت اقامہ لائے تھے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو بہت پہلے سے یہ پتا تھا کہ شاید اجازت دے دی گئی ہے حکومت کو، یا اس بات کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے کہ ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اب آئیے یہ جو 9 مئی کو ہوا، جس کو میں انسریکشن کہہ رہی ہوں، دیکھیے جو حملے تھے وہ صرف لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پر نہیں ہوئے تھے، وہ حملے 2 اور کور کمانڈروں کے گھر پہ بھی ہوئے تھے، وہ کم سے کم ایک ایئر بیس پہ بھی ہوئے تھے، وہ GHQ پہ بھی ہوئے تھے، ہوا تھا، اس کے علاوہ ISI کے آفیسز پہ ہوئے تھے، یعنی فوجی تنصیبات۔ اب یہ بتائیے کہ صرف لاہور کور کمانڈر والا حملہ کامیاب ہوا، ایک آدھا اور بھی کامیاب ہوا جس کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن باقی سارے کامیاب نہیں ہوئے۔ فرض کیجئے کہ یا سارے حملے اور یا زیادہ تر اگر کامیاب ہو جاتے ایک ایسے دن پر جب آرمی چیف ملک سے باہر تھے، لاجیکلی آپ کو لے کر چل رہی ہوں، آرمی چیف ملک سے باہر ہیں، فوجی تنصیبات پہ حملے ہوتے ہیں، اور وہ حملے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو بھی نیکسٹ ان کمانڈ ہے، یا اگر کوئی لوگ ملوث ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ٹیک اوور کر لینا تھا۔ اب یہ ٹیک اوور کس قسم کا کو ہونا تھا؟ یہ کو کوئی سویلین حکومت کے خلاف تو نہیں ہونا تھا نا جی، یہ کو ہونا تھا کرنٹ سٹنگ آرمی چیف کے خلاف۔ تو اگر آپ اس چیز کو لاجیکلی دیکھیں تو یہ ایک اٹیمپٹڈ کو لگتا ہے جو ناکام ہوا، باقی ہر جگہ سے روکا گیا، اور جن صاحب نے نہیں روکا ان کو نہ صرف نکال دیا گیا۔ اب خبر یہی ہے کہ وہ والے جو جنرل صاحب ہیں، ان کا نام کیا تھا، سلمان فیاض غنی صاحب، وہ ان کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں۔ تو کارروائی کوئی چل رہی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اتنا تو کم سے کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کا پروسیڈنگز بھی شروع ہو چکی ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں اطلاع نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، اب دیکھیں کل میں نے اس بات کی اپوزیشن کی تھی کہ کیونکہ یہ ٹرمپ کی طرح کی انسریکشن تھی، یہ کوئی ایکٹ آف وار نہیں تھا، تو اس لیے آرمی ایکٹ اناپروپریٹ ہے سویلینز کے اوپر چلانا۔ صرف اور صرف، دوبارہ صرف لاجک سے بات کر رہی ہوں، صرف ایک یعنی سیناریو میں یہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے، اور وہ سیناریو یہی ہے کہ اگر آپ نے کو کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو میکرز میں چاہے وہ فوجی ہوں چاہے وہ سویلین ہوں، پھر آرمی ایکٹ کے تحت اور ملٹری ٹرائلز بالکل
जायज़ हो जाते हैं। अब अगर बात ये है तो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को ट्रांसपेरेंट किया जाए। इस बात को ट्रांसपेरेंट किए बगैर आप अगर मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे तो उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं होगी। आम सोसाइटी के अंदर जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट्स हैं, जो सिविल राइट्स में बिलीव करते हैं, उनके लिए कोई उसमें नहीं होगी। अच्छा, अब आप मज़े की बात सुनिए। आप लोगों ने सुना होगा कि जब ये जो फयाज़ गनी साहब हैं, जब इन्होंने पहले अंदर आने दिया क्राउड को और फिर उसके बाद जब समझ आई कि ये यहाँ पे अटैक हो रहा है, आगे लग रही हैं, तो उन्होंने फ़ोन करने शुरू किए और फिर उनके फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। तो उस बात के बारे में पता ये चला कि उनके सारे जितने नीचे थे GOCs वगैरह, उनको ऑर्डर आ चुके थे कि ही इज़ नॉट योर कोर कमांडर। लेकिन ये काम उस दिन नहीं हुआ था। ये काम ही इज़ नॉट योर कोर कमांडर, उससे तकरीबन याद नहीं, महीना पहले की बात होगी, 1.5 महीना पहले की बात होगी। आपको वो लड़का याद है ज़िले शाह के नाम का, जिस दिन वो कत्ल हुआ था। और उस दिन जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने लाहौर कैंट में आने की कोशिश की और वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने उसको रोका, उन लोगों को। और ये जो फयाज साहब थे ये बड़े नाराज़ हुए थे और इन्होंने कहा कि नहीं, ये अपने लोग हैं, इनको आने दिया जाए आइंदा से, और ये मेरे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। और उन्होंने कहा ये किसने इनको रोका था। तो वो जो बात थी वो बात ऊपर तक पहुँची थी जनरल हेडक्वार्टर में, और ये जो ऑर्डर है कि ये आज से आपके कोर कमांडर नहीं हैं, ये ऑर्डर उस वक्त दे दिया गया था। अब बात ये है कि आपकी कोई 20-22 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और एक कू प्लान अगर हो रहा था तो ये तो हो नहीं सकता ना कि उनको नहीं पता था। ये हो नहीं सकता कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं पता था। लेकिन उनकी जो कूल हेड है वो आप देखें कि पता होते हुए वो मुल्क से बाहर चले गए, बिकॉज ही वॉज इन कंट्रोल एंड ही वॉज कूल हेडेड। और एक बात बताती चलूँ, आसिम मुनीर साहब का फ़ौज में जो निकनेम है वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर जो होता है वो डीप होता है, और जब वो मूव कर रहा होता है, आपको पता है ना ग्लेशियर्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी आहिस्ता मूव करते हैं कि जो आपकी नेकेड आई या नंगी आँख है वो उस मूवमेंट को परसीव नहीं कर पाती, आपको वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही होती। तो मेरा ख्याल है हमारे जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कुछ उसी तरह के हैं जिस तरह का उनका निकनेम रखा गया। और यहाँ पे मेरी अपने बहुत अच्छे भाई भट्ट साहब से हुई थोड़ी सी बहस। उन्होंने आज ट्वीट की भी थी और वो ट्वीट थी बाजवा साहब साथ बैठे हुए हैं आसिम मुनीर साहब के शोहदा की तकरीब के ऊपर उनको ऑनर करने के लिए। उनका देख लें जी, ये बिल्कुल पैगाम साफ़ है। उनका मतलब ये था कि पैगाम ये है कि बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं 100% डिसएग्री करती हूँ। और बात ग्लेशियर पे आती है, बात डीप होने की आती है, बात आहिस्ता आहिस्ता मूव करने की आती है। जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं वो यही बता रहे हैं कि इस दफ़ा सब की अकाउंटेबिलिटी होगी। और हाँ, अभी मैंने बात सिर्फ फ़ौजियों की है और मैंने बात सिविलियंस की है, मैंने पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स की है। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है वहाँ से मैं चलती हूँ कि वो कहते हैं ना कि मेरे लोग पार्टी छोड़ के इसलिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर प्रेशर है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये सब मुकम्मल, अब मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, झूठ है। बात ये नहीं है। अगर ये कू हो रहा था और इसके शवाहिद हैं तो ये शवाहिद उन लोगों को दिखाए गए हैं और अब उनके पास कोई जवाज़ नहीं रहा। अगर वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे तो फिर वो उतने ही मुल्ज़िम होंगे उस कू को अप्रूव करने में, या उस मतलब जिस आदमी ने मास्टरमाइंड किया या जिन लोगों ने किया, अगर ये उनके साथ खड़े रहेंगे। ये इसलिए जा रहे हैं। अब आइए जजेस पे। बात ये है कि अगर एक कू अटेम्प्ट हुई थी और जजेस उसमें जो लोग मुलविस थे उनको बेल पे बेल दे रहे हैं, तो फिर जजेस भी इल्ज़ाम में आते हैं। जब जजेस को ये दिखाया जाएगा या दिखा दिया
تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور جو نہیں ہٹے گا, جج بھی جو پیچھے نہیں ہٹے گا یا ریزائن نہیں کرے گا, وہ بھی اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. بہت بہت شکریہ آج کے لیے.